नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कोरोना से होने वाली परेशानियों के बारे में। कोरोना एक ऐसी महामारी जिससे लगातार हम जूझ रहे हैं और पिछले लंबे समय से हम सब इससे सफर हो रहे हैं। हम सब ने अपने घर में, अपने आसपास, अपने परिवार में इष्ट मित्रों के परेशान होते हुए, संक्रमित होते हुए देखा है और कई केसेस तो मृत्यु तक पहुंच गए हैं। ऐसी परेशानियों के बारे में हमारी जितनी जानकारी होगी, जितनी हमारी सतर्कता होगी, जागरूकता होगी, हम उतनी ही आसानी से इस महामारी से लड़ सकेंगे और इससे उबर भी सकेंगे। और इसी क्रम में आज हम मुलाकात कर रहे हैं एक विशेष डॉक्टर से, जो हमें बताएंगे कोरोना परेशानी के बारे में, इससे कैसे बचाव किया जा सके इसके बारे में। हमारे साथ हैं राजीव कुमार झा, जो कि फिजिशियन हैं और स्पेशलिस्ट हैं डायबिटीज एंड किडनी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना के बारे में जितनी हमारी जानकारी होगी, जितना हम सतर्क होंगे, जागरूक होंगे, उतना ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। और अक्सर हम ये सुन रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव, तीसरी लहर आने को है या इसका खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तो ऐसे में हमारी तैयारी बहुत ही महत्व रखती है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर हम बहुत सारी बातें आजकल सुन रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है। इस बीमारी के बारे में जानकारी या इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, इसके उपचार, यहाँ तक कि मेडिसिन तक, प्रिस्क्राइब मेडिसिन तक सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहा है। तो कितना हमें उसके प्रति ध्यान देना चाहिए, या कितना ये हमारे लिए सुरक्षित है, ये जानकारी कितना सही हो सकता है, ये बताएं। बिल्कुल। जैसे कि आए दिन हम लोग देखते हैं, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या आम एक दूसरे लोगों से जो हम लोग बातचीत करते हैं, तो उनमें बीमारी से संबंधित या फिर बीमारी के इलाज से संबंधित और सबसे ज़्यादा वैक्सीन से संबंधित भ्रांतियाँ हैं। कुछ एक अफवाह है कि टीका लगवाने से कोविड होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कोविड का जो टीका होता है, उसमें या तो हम आरएनए इस्तेमाल करते हैं या प्रोटीन इस्तेमाल होता है या वायरस का कोई इनएक्टिव पार्टिकल्स होता है। उसको हम लोग इंट्रामस्कुलर देते हैं, मांस में देते हैं। यहाँ से नाक तक जाना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसे वैक्सीन लगने के बाद कोई अगर किसी को कोरोना होता है, तो हम ये सोचते हैं कि वैक्सीन की वजह से हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे जो कोरोना है, जिनको हम ब्रेक थ्रू कोरोना बोलते हैं, या तो हमको संक्रमण 1-2 दिन पहले हुआ है, या वैक्सीनेशन के दिन हुआ है, या वैक्सीनेशन के बाद जो हम लोग गेट टुगेदर होता है या पार्टी फंक्शन में जाते हैं, अपना अगर जो सोशल नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से होता है, ना कि कोविड का टीका देने से। दूसरी अफवाह है कि ये टीका इफेक्टिव नहीं है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। जो हमारे पास अवेलेबल टीका है वो पूरी तरह से इफेक्टिव है। कुछ एक अफवाह आजकल व्हाट्सएप पे ये आया कि टीका लेने के 2 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी, और उसमें किसी नोबेल प्राइज़ विनर का भी नाम जोड़ा गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास ना ही 2 साल का स्टडी है। अभी तो टीकाकरण अभी शुरू ही हुआ है, ना ही कोई ऐसा रिसर्च है, और ऐसी बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। कुछ एक अफवाह ये है कि टीका लेने के बाद जो है स्टेरिलिटी या नपुंसकता आती है। ऐसी भी बात बिल्कुल नहीं है। इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी बातों को ना सुने तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ एक बीमारी से संबंधित है कि सर्दी में बीमारी ज़्यादा होगी, गर्मी में कम होगी, यंग लोगों को कम होगी, ओल्ड लोगों को ज़्यादा होगी, या फिर अल्कोहल लेने से बीमारी कम होती है। ऐसी बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। ये सारी बातें अफवाह हैं। कुछ एक चीज़ें जैसे हम लोग सुनते आते हैं कि ये नाक में नींबू डालो या कुछ ऐसी चीज़ें करो, इनसे बचें। ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। और जो भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, उनसे एक बार फिर से यही अपील करना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन की बारी आने पे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। यही आपको सुरक्षित रख सकता है। और जो गाइडलाइन है, जो सावधानियां बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको ज़रूर पालन करें और ऐसी जो गलत अफवाहें फैल रही हैं, भ्रांतियों में ना पड़े। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कोरोना जो बीमारी है, जो महामारी है, ये ज़्यादा प्रभावित किन लोगों को करती है? क्या ये हर व्यक्ति के लिए उतना ही खतरनाक है, या किसी स्पेशल बीमारी से जो ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है? बिल्कुल।
बीमारी का अगर हम स्वरूप देखें तो या तो ये एसिम्प्टोमेटिक होगा या माइल्ड इन्फेक्शन होगा, मतलब या तो थोड़ा लक्षण होगा या किन्हीं किन्हीं में बहुत सीरियस हो जाता है, किन्हीं किन्हीं में बीमारी बहुत गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो एसिम्प्टोमेटिक वैसे लोगों में होती है जिनमें वायरल लोड यानी कि जो वायरस है उसका उसकी संख्या कम हो। तो ये जैसे हम लोग फेस मास्क इस्तेमाल करते हैं, मास्क इस्तेमाल करने पे अगर हमको कोरोना होता भी है तो वायरल लोड कम होगा। या जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स के सराउंडिंग्स में वायरल लोड ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स ज़्यादा वायरल लोड होगा डॉक्टर्स को। तो ऐसे लोगों में एक तो डिपेंड करता है कि वायरस का लोड कितना है, दूसरा हमारी रोग से लड़ने की क्षमता। जैसे कि अगर किसी को कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो, कोमॉर्बिड मतलब कि किसी को पहले से कोई शुगर की बीमारी हो या बीपी की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो या अ, अ, कोई और पुरानी बीमारी हो जिनका इलाज चल रहा हो, ऐसे लोगों में रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। ऐसे लोग में हल्का संक्रमण भी सीरियस हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन इनमें हो सकता है। तो हमारे हेल्थ पे भी ये डिपेंड करता है कि ये जो सीरियसनेस है वो कितना ज़्यादा होगा। जी, अभी आपने बताया कि जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे बीपी हो, शुगर हो, हार्ट पेशेंट हो, किडनी के पेशेंट हो, इस तरह की लंबी बीमारियों से जो पेशेंट जूझ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाए। कैसे ये अपने आप को बचा के रखें, कैसे बच सकते हैं? अभी तक जो हमारे पास डाटा है उसमें जो नेशनल एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज का जो डाटा है उसमें हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में अगर डाटा देखा जाए तो 30% एडमिटेड लोगों को डायबिटीज़ था, 50% से ज़्यादा लोगों को हाई बीपी था, बीपी की बीमारी थी, और 15% लोगों को किडनी की बीमारी और हार्ट की बीमारी थी। इनमें से जो मॉर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु होने का जो वो दर था वो 21% था, यानी कि हर 10 में से एक लोग की मृत्यु हो रही थी सीरियसनेस की वजह से, और 30% लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जिनको भी कोमॉर्बिड कंडीशन है उनमें ना सिर्फ कोरोना में और कोरोना के बाद भी प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है ताकि हम जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकें। जी, इन दिनों लॉन्ग कोविड और पोस्ट कोविड की बातें, टर्म्स जो है वो सुनने में आ रही हैं, तो ये क्या है और कैसे? पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड, जैसे आमतौर पे जो वायरस का रिप्लिकेशन होता है वो 9 या 10 दिन तक शरीर में होता है। 10 दिन तक हम लोग कोविड इलनेस बोलते हैं, एक्यूट कोविड बोलते हैं। 10 दिन से लेकर 3 महीने तक पोस्ट कोविड स्टेटस बोलते हैं। आमतौर से जो छोटी मोटी समस्याएं होती है वो 3 महीने में रिकवर हो जाती है, लेकिन इस वेव में इस बार जो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं या जो भी समस्याएं वो काफ़ी लंबी जा रही हैं, 6-6 महीने तक, तो उसको हम लोग लॉन्ग कोविड बोलते हैं। लॉन्ग कोविड में या तो पुरानी समस्याएं ही कंटिन्यू रहेंगी या समस्या ठीक होकर वापस रीअपेयर होगा या फिर कोई एक नया सिम्टम्स आएगा। जैसे कि इसमें हम लोग कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी होता है और कुछ नॉन सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी होता है। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन में जैसे फेफड़े का फाइब्रोसिस हो जाता है, सिकुड़न हो जाता है फेफड़े का, किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, फंगस, ब्लैक फंगस, फंगस का आना हो सकता है। ये सारा कॉम्प्लिकेशंस है। और जो ठीक होने वाला कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम लोग इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस या जो क्यूरेबल कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, उसमें सबसे कॉमन थकान है। अगर आप पोस्ट कोविड केयर में देखें तो 65% पेशेंट को थकान रहती है। जो काम वो पहले आराम से कर सकते थे वो काम करने में उनको थकावट होती है। तो इस थकावट के लिए साधारण कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं और ये धीरे 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 रिकवर हो जाता है। दूसरी कॉमन कंप्लेन है धड़कन का होना, पैल्पिटेशन जिसको बोलते हैं। तो इसमें एक साधारण ईसीजी हम लोग करा के देख सकते हैं कि ये साइनस टैकिकार्डिया है, मतलब सामान्य धड़कन है या हार्ट की बीमारी है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा हो, तो एक लो डोज बीटा ब्लॉकर जैसी दवा दे के हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो समस्याएं आती हैं कि मसल पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट के बीचों बीच पेन हो रहा है, ये कार्टिलेज हमारा एक होता है उसके सूजन के वजह से होता है। वो धीरे 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 करके 3 महीने से 6 महीने में वो इम्प्रूव कर जाता है। बहुत लोगों को एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, जिन्होंने बहुत सारे
चीज़ों को देखा है उनमें घबराहट बहुत कॉमन है। अगर ऐसे लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो साइकियाट्रिस्ट से सलाह भी ले सकते हैं। कुछ लोगों में खांसी लगातार जारी है, क्रॉनिक कफ है, कुछ लोगों में दम फूलना जारी है। अगर ऐसी समस्याएं हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और पोस्ट कोविड यानी कि कोरोना ठीक होने के उपरांत भी अपना इन्वेस्टिगेशंस और प्रॉपर इलाज जारी रखें। जी, जो मेजर बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं, लंबे समय से किसी मेजर बीमारी से परेशान हैं, हार्ट के या किडनी के प्रॉब्लम से हैं, और कोरोना से वो संक्रमित हुए, फिर ठीक हो गए हैं, उसके बाद उनको क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे कोमॉर्बिड सबसे कॉमन जो हमारे पास अभी हॉस्पिटलाइज पेशेंट और होम आइसोलेशन में, उनमें डायबिटीज़ सबसे बड़ा परसेंटेज है। तो क्या होता है कि कोरोना के वजह से भी किसी किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, और कोरोना में इस्तेमाल होने वाले दवाइयों की वजह से भी शुगर का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। तो शुगर फ्लक्चुएट होना आम बात है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है कि जैसे जो डायबिटिक लोग हैं वो अपना ध्यान रखें। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कहते हैं, मतलब एक छोटा सा ग्लूकोमीटर एक किट होता है, उस किट से अपना शुगर जांच करें और शुगर को नियंत्रण में रखें। तो हमें क्या करना होगा कि एक तो हाइड्रेशन यानी पानी एडिक्वेट लें, दूसरा शुगर लेवल अपना मॉनिटर करते रहें, तीसरी बात है कि डाइट अपने टाइम से लें और संतुलित आहार लें। जो ज़्यादा कैलोरी वाला डाइट होता है उससे बचें। वेजिटेबल्स लें, लीफी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर है डॉक्टर की सलाह। अगर आपको मान लीजिए कि आप होम आइसोलेशन में हैं या फिर आप थकान की वजह से डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, तो अपने किसी रिलेटिव को शुगर चार्ट देके या फिर आप ऑनलाइन कंसल्ट करके डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो डॉक्टर जो है वो अगर शुगर हाई है तो डोज या तो बढ़ाएगा या नई दवा जोड़ेगा। कुछ 1% लोगों को कुछ समय के लिए इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ होता है कि डायबिटिक पेशेंट में खून थोड़ा गाढ़ा होता है, तो ऐसे लोगों को ब्लड थिनर की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि हृदय से संबंधित रोगों को या कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। तो शुगर बढ़ने के 3 ही कारण हैं ऐसे लोगों में कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो या शारीरिक स्ट्रेस हो, तनाव हो, या फिर जो हम लोग जो आजकल जो दवा यूज़ करते हैं स्टेरॉयड। तो इनकी वजह से शुगर में फ्लक्चुएशन होना आम बात है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना शुगर जांच एग्रेसिव रखें, खान पान सही रखें, हाइड्रेशन यानी पानी सही रखें और डॉक्टर से संपर्क करें। अगर कोई सिम्टम्स दोबारा अपीयर होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, उन्हें 15 से 20% में दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना रहती है। तो ऐसे डायबिटिक लोग जिनको पेशाब में जलन हो रहा हो या फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो रहा हो, ज़्यादा फीवर हो रहा हो, तो उनमें यूरिन इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, या फिर आँख में स्वेलिंग या आँख में दर्द होना। अगर ऐसा सिम्टम्स हो रहा है जो कि ब्लैक फंगस का सिम्टम्स हो, तो इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लें और एडमिट होएं। पेशेंट हैं आप, किडनी में स्पेशलाइजेशन आपका है, तो आप ये बताएं कि कोरोना काल में किडनी के पेशेंट किस तरह से अपना ख्याल रखें और संक्रमण से किस तरह से बचाव करें? किडनी के पेशेंट ज़्यादा इसलिए एक्सपोज होते हैं कि उनको एक तो जो डायलिसिस पे उनको बार बार डायलिसिस करने के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हॉस्पिटल बार बार जाने का मतलब है कि बार बार एक्सपोजर होना उनको। दूसरा, उनको बार बार फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। उनमें पहले से ही खून की कमी होती है, रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो ऐसे लोग अगर डायलिसिस में जा रहे हैं तो डबल मास्क पहने, हाथ में ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें और हैंड वॉश करते रहें। डाइट अपने डॉक्टर की सलाह से सुनिश्चित करें, पानी भी अपने डॉक्टर की सलाह से सुनिश्चित करें। ये और साथ में टीकाकरण कराने से पूर्व एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपका डिजीज़ स्टेबल है, डिजीज़ अगर आपका स्थिर है, तो टीका लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। टीका ही एकमात्र अभी तक बचाव है। अभी जैसे आपने टीकाकरण की बात कही है, टीकाकरण को लेकर भी कई बातें हो रही हैं कि टीकाकरण कब करवाना है,
टीका कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, या शुगर के पेशेंट हैं या जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनके लिए टीका सुरक्षित नहीं है, इस तरह की भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो इसके बारे में बताएं कि टीका कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। बिल्कुल, अभी तक जो अब जो भारत में टीका जो भी उपलब्ध है उसमें अभी अब 3 तरह के टीके हमारे पास हैं। एक कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक जो कि आने वाला है। तो पहले तो हम कोमॉर्बिड की बात पर नॉर्मल लोगों की बात कर लेते हैं, फिर कोमॉर्बिड की बात करते हैं। तो जो कोविशील्ड है वो पहला डोज लेने के 3 महीने बाद रिकमेंडेड है। अब जिनको कोरोना हो गया है, जो रिकवर हो चुके हैं, तो कुछ अफवाह है कि उनको टीका लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये जो कोरोना होने के बाद जो हमारा इम्यूनिटी है वो 3 से 6 महीने तक ही लास्ट करता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो रिकवर हो चुके हैं वो 3 महीने बाद टीका लेंगे कोविशील्ड का, या कोई भी टीका। दूसरा है कि कोविशील्ड का अगर फर्स्ट डोज आज पड़ा है तो अगला डोज हम 3 महीने बाद लेंगे। कोवैक्सीन को 28 दिन के बाद लेंगे, और जो स्पुतनिक है जिसमें हम लोग मिक्स वो टीका लगाते हैं वो 21 दिन के बाद लेंगे। अब आते हैं कोमॉर्बिड, जिनकी बीमारी अनकंट्रोल्ड है। पहले वो अपनी बीमारी कंट्रोल करेंगे, जैसे जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है वो शुगर कंट्रोल करेंगे, जिनका बीपी अनियंत्रित है बीपी नियंत्रित करेंगे, जो किडनी के पेशेंट है जिनका रीनल फंक्शन अनस्टेबल है वो पहले नियंत्रित करेंगे, या जो एक्यूट इलनेस में नहीं है, जिनको अभी अभी कोई बीमारी नहीं चल रही है, वैसे लोग टीका ले सकते हैं। जी। हमने इस सेकेंड वेव के दौरान देखा है कि बहुत जो मोर्टेलिटी रेट थी, मृत्यु दर थी, वो सामान्य लोगों को भी प्रभावित कर गया, सामान्य लोगों की भी मृत्यु हुई। तो इसकी क्या वजह रही? मतलब एक नॉर्मल संक्रमित व्यक्ति से सीरियस होने तक में और मृत्यु दर पहुंचने में इसके क्या कारण रहे? जैसा पहले हमने डिस्कस किया था कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, तो हमारा जो सीरियस होना डिपेंड करता है कि हमारे इम्यूनिटी पे और वायरस की ताकत पे। तो हमारे यहाँ जो वायरस है उसमें आपने नाम सुना होगा डेल्टा प्लस। पहले हम वायरस की बात करते हैं, तो वायरस की संख्या पे, जिसको हम लोग वायरल लोड कहते हैं, और वायरस के प्रकार पे, जो डेल्टा हो गया, डेल्टा प्लस हो गया, कपा हो गया, ये हमारे देश में जो प्रेवलेंट है। तो डेल्टा प्लस और डेल्टा जो है थोड़ा वो डिजीज बीमारी को सीरियस करता है, और अगर वायरल लोड कम हो तो सीरियसनेस कम होगा, वायरल लोड ज़्यादा हो तो सीरियसनेस ज़्यादा होगा। तो कैसे लोगों को वायरस लोड ज़्यादा हो सकता है? जो लगातार संक्रमितों के बीच में, जैसे डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, या जिन्होंने मास्क का प्रयोग किया। मास्क का प्रयोग करने से अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वायरल लोड कम होगा। तो ऐसे लोगों में कम वायरल लोड कम सीरियसनेस, ज़्यादा वायरल लोड ज़्यादा सीरियसनेस। अब जिनको पहले से कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनमें पहले से रोग से लड़ने की क्षमता कम है, जिनको पहले से मल्टीपल मेडिकेशंस पे हैं, एक से ज़्यादा दवाइयों पे है, तो उनमें जो है वो कम वायरस भी ज़्यादा सीरियसनेस हो सकता है, और वायरस लोड ज़्यादा हो तो सीरियस ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। एक तीसरी बात है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं या माइल्ड केसेस हैं, तो अगर वो अपना ध्यान नहीं, बीमारी में जो हमने सीखा है अभी वो 2 चीज़ सीखा है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से ही स्टेरॉइड का प्रयोग नहीं करना है। स्टेरॉइड का प्रयोग कब करना है वो डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर की सलाह से लेंगे। तो कई बार लोग जो है हमारे ओपीडी में, जो हमारे क्लिनिक्स में आते हैं कि टाइफाइड पॉजिटिव है, टाइफाइड पॉजिटिव है। इस पैंडेमिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पॉजिटिव है, वो है कोरोना के पेशेंट टाइफाइड रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो डिनाइल मोड में नहीं रहना है कि हमको टाइफाइड हुआ, हमको कोरोना नहीं हुआ। एक जांच करा लेना सरल होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी, क्योंकि हमसे संक्रमण 10 लोगों को फैलेगा, और अगर हम खुद डिनाइल मोड में रहेंगे तो ये और कई सारे लोगों को फैलेगा। दूसरी बात होती है कि अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना। एक सरल सा ऑक्सीमीटर मिलता है जिससे हम लोग ऑक्सीजन नापते हैं। अगर 94% से कम है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर आप 6 मिनट चलते हैं और आपका सैचुरेशन 4% से ज़्यादा गिरता है तो ये निमोनिया होने का साइन है। तो ऐसे परिस्थिति में भी आपको ऑक्सीजन लग सकती है और आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। लेट करने से डिजीज़ का सीरियसनेस बढ़ जाता है। जी, और दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि
कोरोना की जांच बेहद ज़रूरी है, सेल्फ मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में नीम हकीम खतरे जान ना बने और समय रहते जांच करवाएं, समय रहते डॉक्टर के पास जाएं, सही उपचार लें। डॉक्टर साहब, तीसरे वेव की हम लोग बात करते हैं, थर्ड वेव जो हम लोग कह रहे हैं, तो थर्ड वेव हमें उतना नुकसान ना पहुंचाए, हम सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें क्या तैयारियां अभी से करनी चाहिए? पहले तो जो हमारा जो दायित्व है एज अ समाज, एज अ नागरिक, पहले तो उसका पालन करना है। वेव कोई भी हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, ना हो, हमारा जो सोशल नॉर्म्स है उसको फॉलो करना है। सिर्फ 3 या 4 चीज़ें: मास्क लगाना, 6 फीट दूरी मेंटेन करना, सोशल गैदरिंग ना हो उस पर ध्यान रखना, और हैंड सैनिटाइजेशन करना। अगर साबुन उपलब्ध है तो साबुन से बार बार हाथ धोएं, साबुन, या फिर सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर, ना हो साबुन तो सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटी सी बात है, सुनने में छोटी बात लगती है, बट इससे जो है हम बहुत कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ही हम अगर अप्लाई करेंगे तो वैसा दोबारा नहीं होगा। जी, और समय का अभाव हमारे साथ बना हुआ है, तो हम चाहेंगे कि चलते चलते श्रोताओं के लिए आप मैसेज दे दें। कोई भी वेब हो, पहला हो, दूसरा हो, ना हो, आप सोशल नॉर्म्स जो है उसको ज़रूर फॉलो करें। सोशल नॉर्म्स मतलब जो हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है, मास्क जरूर पहनें, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें, अपने हाथ को नियमित अंतराल पर धोएं, और पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करें। बीमारी अगर पता चलती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, डिनाइल मोड में ना रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इस वक्त हमने जाना कि कोरोना काल में किस तरह से हम सावधानियां रख सकते हैं, किस तरह से हमारा बचाव हो सकता है, और आशा करते हैं कि बहुत कुछ जानने और सीखने को आपको मिला होगा। और